सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। क्या नरेंद्र मोदी को सब मिलकर एक बार फिर हरा पाएंगे? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगी? 100 किलोमीटर की पद यात्रा, उस वजह से इधर से कोई फुदकेगा, उधर से कोई फुदकेगा। हम 2022 से बढ़ा के 2047 में चले गए। इन्हें वोट देते रहो, तारीख आगे बढ़ाते जाएंगे। मोदी जी के खिलाफ लड़ कौन रहा है? एक भी पार्टी का नाम बताइए। सब तो परिवारी है। बलात्कारियों के संस्कार दिखाएंगे आपके एमएलए। शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म तो उसको आनी चाहिए जिस समय कश्मीर में कहा गया था इसको छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। यह हफ्ता सियासत का सुपर हफ्ता रहा। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर नफरत से भारत को बांटने का एक बार फिर आरोप लगाया। बीजेपी ने ट्वीट कर कांग्रेस के चरित्र को भारत तोड़ने वाला ही बता दिया। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो ट्वीट कर राहुल गांधी पर तंज किया। वीडियो में राहुल को अपरिपक्व यानी इमेच्योर दिखाने की कोशिश की गई है। तो पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इस वीडियो को ₹2 वाला बता दिया। कांग्रेस ने हेमंता बिस्वा शर्मा का वीडियो भी ट्वीट किया, जिसे टीवी पर पूरा दिखाना उचित नहीं होगा। बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर 40,000 रुपए की टी-शर्ट पहनने का आरोप लगाया। यानी दोनों तरफ से वार पलटवार है। लेकिन मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूं और बताता हूं आपको कि आखिरकार यह हफ्ता क्यों इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी अपने पुराने टेम्पलेट पर चल रहे हैं, जहां वो ईडी सीबीआई पर सवाल उठाते एक बार फिर दिख रहे हैं। सरकार पर पूंजीपतियों के लिए काम करने का आरोप एक बार फिर लगा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी बिना रुके गुलामी की निशानियों को लगातार मिटा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर प्रहार हो रहा है। आतंकवाद पर लगाम कसने का पूरा प्रयास हो रहा है। इस बीच 2019 की तरह 2024 में भी महागठबंधन की कस्में और वादे निभाए जा रहे हैं और वो दौर शुरू हो गया है। हाल ही में नीतीश कुमार दिल्ली भ्रमण पे थे और कई बड़े नेताओं से मिले। ममता बनर्जी भी सबके साथ आने का दावा कर रही है। ध्यान देने वाली बात यह है, ये तमाम विपक्षी नेता खुद को सबसे बड़ा उम्मीदवार साबित करने की प्रतियोगिता में लगे हैं। यानी चूल्हा सबका अलग चढ़ा है, लेकिन दावा है कि खाना सब साथ खाएंगे। पर क्या महत्वाकांक्षाओं को भुलाकर सब साथ आ पाएंगे? आज जनता जनार्दन के बीच से हफ्ते भर की सियासत पर होगी यह सबसे बड़ी चर्चा, जिसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, जिसमें गुलामी के चिन्हों को वो मिटा रहे हैं, और दूसरी तरफ सब लोग कह रहे हैं कि मोदी को हराना है। एक सूत्रीय कार्यक्रम यह है, यानी दूसरी तरफ सत्ता फर्स्ट है जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, तो नेशन फर्स्ट बनाम सत्ता फर्स्ट। आज का विशेष कार्यक्रम इसी पर। दो 2024 से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने कर्तव्य पथ पर निकल चुके हैं। मोदी चुन चुनकर गुलामी की निशानियों का नामो निशान मिटा रहे हैं। गुरुवार को राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया। उसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण हुआ। इतना ही नहीं, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का भी उद्घाटन हुआ। लेकिन विपक्ष को इसमें भी खोट नजर आ रहा है। राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है। आगे जो विजन है उसमें टोटल बैंक्रप्सी है, तो ध्यान हटाने के लिए कहीं ये नाम बदल दिया, कहीं वो नाम बदल दिया। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर देश को तोड़ने का आरोप भी लगाया। जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ
हमने ये यात्रा निकाली। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी करते हुए कांग्रेस के चरित्र को भारत तोड़ो का नाम दिया है। इसमें लिखा है 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत पाक बंटवारे का प्लान दिया। 15 जून 1947 को कांग्रेस ने इसे मंजूरी दे दी, जिसके बाद करोड़ों लोग मारे गए और बेघर हुए। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। मैं आलू उगाऊं, मैं सोना बनाऊं, इलेक्शन हरवाऊं, पर बाज ना आऊं, मैं पार्टी में इतना कंफ्यूजन फैलाऊं, कंफ्यूजन से अपनी मैं बैंड बजवाऊं। इस वीडियो पर कांग्रेस आग बबूला है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने ट्वीट कर लिखा, हिमंता जी कृपया अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं खुद उसमें 2 रुपए जमा करूंगा। इसके बाद यूथ कांग्रेस ने हिमंता बिस्वा शर्मा का वीडियो ट्वीट किया, जिसे टीवी पर पूरा नहीं दिखाया जा सकता। बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी ने शुक्रवार को जो टी शर्ट पहनी थी उसकी कीमत 41,000 से ज्यादा है। दूसरी ओर नीतीश कुमार के अलावा ममता बनर्जी ने महागठबंधन बनाने का दावा कर दिया। 2024 এমন খেলা খেলবো আর খেলাটা বাংলা থেকেই তৈরি হবে। এখন তো আমরা একসাথে, ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা। अब सोचने वाली बात यह है कि केजरीवाल, राहुल, नीतीश, ममता सब एक तरफ खुद को सबसे बड़ा विपक्षी नेता साबित कर रहे हैं। दूसरी ओर महागठबंधन का दावा भी हो रहा है। वहीं मोदी इन विपक्षी दावों से कतई विचलित नहीं दिख रहे। ऐसे में सवाल है कि 2024 में जनता किसका साथ देगी? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। और अब इस चर्चा का हम आगाज करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जनता जनार्दन, इस देश के युवा, उन सबका अभिनंदन है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। मेरे साथ आज मंच पर जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के सांसद हैं, लोकप्रिय प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कांग्रेस की ओर से है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और विधायक का चुनाव लड़ चुकी राधिका खेड़ा, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करिए। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है इस चर्चा के अंदर, राजनीतिक विश्लेषक है, अपनी बात रखेंगे, उनका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी आपसे करते हैं। एक तरफ सब एक हो रहे हैं, दूसरी तरफ वो बार बार यही कह रहे हैं कि सीबीआई, ईडी और देश में नफरत के खिलाफ हम खड़े हैं, खासतौर पर राहुल जी। देखिए, कांग्रेस की जो ये यात्रा है इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली में क्या हो गया, विपक्ष में बहुत सारे दावेदार खड़े हो गए हैं, तो वो उनको हैसियत दिखाना चाह रहे हैं। भाई एक तरफ नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, केसीआर हैं, इवन शरद पवार हैं, तो वो कांग्रेस उनको दिखा रही, देखो भाई हम तो इतने राज्यों में हैं, तुम कहां पे हो। तो ये विपक्ष के नेताओं की आपसी प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे से बड़ी अपनी हैसियत दिखाने की कवायद है, क्योंकि किसी की हैसियत नहीं है कि मोदी जी की कैफियत के साथ मुकाबला कर सके। तो वास्तविकता में इसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं, ना उनके अंदर क्षमता है, ना योग्यता है, ना किसी प्रकार की स्वीकार्यता है भारत की जनता में कि वो सत्ता की दावेदारी कर सके। केवल अपनी अपनी पार्टी की अपनी हैसियत बनाने के लिए वह यह प्रयास कर रहे हैं। हां, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जहां तक विचारधारा की बात है तो विगत 60-70 वर्षों में, चाहे सत्ता में रहे या प्रतिपक्ष में रहे, कांग्रेस पार्टी ने भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति के हर पक्ष को जैसा तोड़ा है वोट के लिए, उसे क्या कहा जाए, एक ही पंक्ति में कहता हूं, बाटे आंगन और गलियारे, बाटे गली मोहल्ले सारे, बाटे मंदिर और गुरुद्वारे, गांव गांव में, खेत खेत में, जात पात की म्याद बांट दी, तुमने एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। जी राधिका खेड़ा, वक्त आपका शुरू होता है। शुक्रवार को जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बोला कि राहुल गांधी ने अभी तक अपनी पार्टी के लिए जो कारनामे करे हैं, जो कार्य करे हैं, उनका उन्होंने बखान किया, एक तंज कसा। कांग्रेस ने कह दिया ये 2 रुपए का ट्वीट है। उसके बाद एक ट्वीट हुआ जो हम दिखा भी नहीं सकते, जिसमें ऐसे वीडियोस लगाए गए, ऐसी भाषा बोली गई जिसको हम दिखा नहीं सकते। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी बात तो प्यार की करती है, बोलती है हम प्यार बांटने जा रहे हैं, लेकिन असल में वो प्यार दिखता नहीं है कहीं? सबसे पहली बात, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ सुधांशु जी ने कहा,
हमारी हैसियत नहीं है कि हम मोदी जी का मुकाबला कर सके, क्योंकि नफरत की राजनीति का मुकाबला हम नहीं कर सकते। जो नफरत देश में फैलाते हैं, जो भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, जाति को जाति से लड़ाने का काम करते हैं और धर्म से धर्म को लड़ाने का काम करते हैं, हमारी बिल्कुल हैसियत नहीं है कि हम उनकी बराबरी करें, क्योंकि हम सिर्फ देश को जोड़ने का काम करते हैं और प्यार बांटते आए हैं और बांटते चलेंगे और देश को एक ही धागे में पिरोएंगे। स्वतंत्रता के पहले भी किया था और आज भी करते रहेंगे। पर ये लोग क्या कर रहे थे? आज बहुत अच्छा लग रहा है, कर्तव्य पथ बन रहा है, वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र जी की बोस की मूर्ति लगा रहे। वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब अपनी सेना का तैयारी कर रहे थे, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो वीर सावरकर क्या कर रहे थे बताइए? भागलपुर का सेशन था 23rd सेशन हिंदू महासभा का, जिसमें वीर सावरकर ने कहा था कि हिंदू युवाओं को ब्रिटिश आर्मी में आके साथ देना चाहिए और ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ लड़ना चाहिए। ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करें, आप भारत छोड़ो कांग्रेस बड़ा सारा। एक मिनट सुनिए जी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नहीं महार जाति के युवाओं को जाओ सेना में, बोलिए हाँ या ना? आप क्यों बोला था? अब मैं बताता हूं क्यों बोला था। जाके पढ़ लीजिए। जिन्ना ने 1941 में बयान दिया था कि भारत की सेना में 55% से अधिक लोग पंजाब से हैं, जिसमें ज्यादातर मुसलमान हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम इनका प्रयोग करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा महार जात के युवाओं से कि सेना में शामिल हो। और यह सुनिए, जो ये कह रही ना कि जिस जमाने में, ये तो काल्पनिक बयान है, मैं तो फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। मैं सबूत लेकर आई हूं, वीर सावरकर की किताब में, इन्हीं के अरे सुनिए भाई, अरे कायदा पूरा के पूरा इनका भाषण है, जिसमें ये नहीं पता चल रहा है कि बोलिए। चलिए वीर सावरकर का बयान, अब मैं सुभाष चंद्र बोस जी का बयान कोट कर रहा हूं। 25 जून 1944 आजाद हिंद रेडियो से उनका दिया गया बयान। उन्होंने कहा, कांग्रेस, बड़े दुख की बात है कि जब अदूरदर्शिता के कारण कांग्रेस के नेता आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भाड़े का सैनिक कह के उपहास कर रहे हैं, उस समय मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि मिस्टर सावरकर भारत के सैनिकों को कह रहे हैं, युवाओं को, कि उसमें शामिल हों। और इसीलिए जब 1 जनवरी 1939 को वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और अंग्रेजों ने, उसी समय हमें खड़ा हो जाना चाहिए था अंग्रेजों के खिलाफ। मैं पूछना चाहता हूं 42 तक क्यों नहीं खड़े हुए? 42 में क्यों खड़े हुए? क्योंकि आजाद हिंद फौज की स्थापना हो गई थी सिंगापुर में। आपको लगने लगा था कि आपके जमीन से सत्ता खिसक सकती है। दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर हो गया था। देखिए, चर्चा इतिहास पे ना हो, भविष्य पे हो, क्योंकि कांग्रेस भी भविष्य को अपना उज्जवल देखना चाहती है। भविष्य तो उनका वैसे ही साबित। अच्छा, फिलहाल तो देश के भविष्य की बात करनी है। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक बढ़े कि जिंदगी फिसल गई, और हम खड़े खड़े मोड़ पर रुके रुके उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार। राधिका खेरा, चलिए अब मैं आपको मौका देता हूं, अपनी बात कर रखिए। बीजेपी ने एक ट्वीट किया, मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने बोला है भारत देखो, और उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी जो टी शर्ट डाल के पहन के चल रहे थे वो 41,000 रुपए की है, यानी गरीबी मिटाओ का नारा लिया जा रहा है 41,000 की टी शर्ट डाल के। ये बीजेपी कह रही है कि आप ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि मुझे एक बार फिर जनता को याद दिलाने का मौका मिलेगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 11 लाख का सूट पहना था, जिसमें खुद का नाम जड़ाया हुआ था। 2-3 लाख रुपए के तो वो सिर्फ चश्मे पहन लेते हैं जी। और वो पैसा किसका है? यहां बैठी जनता जो अपने टैक्स भरती है, उस पैसे से वो कपड़े खरीदे जाते हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री की नहीं होती। अच्छा, ये राहुल गांधी की टी शर्ट से आप लोगों को क्या दिक्कत है? 11 लाख का सूट पहन सकते हैं। हमने इसमें कोई राहुल गांधी का अपमान नहीं किया है। नहीं, उन्होंने, आपने ट्वीट किया, मैं दिखा सकता हूं उनका ये भी सम्मान। बताएं, अरे भाई, राधिका, अरे भाई 41,000 तो कुछ नहीं है भाई। अरे 100 साल पहले उनके नाना नेहरू जी के कपड़े पेरिस से धुल के आते थे। जब भारत के लोग मां भूखों मर रहे थे, उस जमाने में पेरिस से धुल के आते। क्या बात कर रहे हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के चारों गेट पे एक गाड़ी खड़ी रहती थी। अरे तो साहब, वो हम लोग क्या बचपन में पढ़ते थे कि नेहरू जी वॉज बॉर्न विद मतलब गोल्डन स्पून इन द माइंड, मतलब सोने का चम्मच मुंह में था, तो इनके तो मुंह में सोने का चमचा है, तो इसमें कौन सी समस्या की बात है? आप कह रहे हैं तो बीजेपी कह रही है कि 41,000 रुपए की टी शर्ट कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं अजय आलोक की प्रतिक्रिया लेता हूं। अजय आलोक, क्या आपको लगता है कि कपड़ों पर तंज नहीं होना चाहिए किसी भी तरफ से? कोई कुछ भी डाले? भाई मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, कपड़े आप अपनी मर्जी से पहन रहे हैं, कीमत दूसरे निकाल रहे हैं, तो ठीक है, निकालने दीजिए, इसका क्या दिक्कत है। लेकिन उन कपड़ों की विशेषता यह है कि प्रधानमंत्री जी जब वो कपड़ा पहनते हैं 10 लाख का सूट, जिसको कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी कहते हैं, तो वो सूट बिकता है 3.5 करोड़ का, तो वो वापस सरकार के पास चला जाता है। लेकिन जब आप कांग्रेस के एक भी प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए आप लोग, जिनको मिले हुए वो उपहार आज तक वापस सरकार के पास गए हों। फर्क ये है, तो जनता को ये समझना चाहिए। जी, मैं राजकुमार भाटिया आपके पास आता हूं। बीजेपी एक लाइन ले रही है कि हमारे लिए देश प्रथम है,
और वैसे इसमें एक चीज मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन राजकुमार भाटी बोल ले, डिबेट नहीं है, जी, मजेदार फैक्ट बताना चाहता जी, आप बिल्कुल बताइएगा वो मजेदार फैक्ट। लेकिन भाटी साहब एक बात बताइए, बीजेपी कह रही है कि हमारे लिए देश प्रथम है, हम गुलामी के प्रतीकों को मिटाते जा रहे हैं। जिस तरह से किंग्स रोड थी, किंग्सवे रोड जिसको कहा जाता था राजा का पथ, राजपथ, वो अब कर्तव्य पथ हो गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लग गई, कई मूर्ति लग गई है, नेवी का झंडा बदल दिया गया है। क्या आपको लगता नहीं है वाकई इसमें देश प्रथम है? और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि सत्ता प्रथम है, कि किसी तरह से भी मोदी हार जाए। बीजेपी तो कहती है इनके लिए राष्ट्र प्रथम है, हम कहते हैं द्वितीय है। हम भी तो प्रथम ही बता रहे हैं, हम भी तो द्वितीय नहीं बता रहे। दूसरी बात, हालत यह है कि सुधांशु जी को सावरकर का बचाव करने के लिए बाबा साहब के पीछे छिपना पड़ता है, बाबा साहब का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि सावरकर की कोई खूबी बता नहीं पाएंगे। मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी नाम और लिया है। अब जब रहा ही राहुल गांधी की पदयात्रा पे बात, 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे वो, तो आप साथ हैं उस यात्रा और में? सड़क से चलेंगे, जमीन पे चलेंगे। ये तो क्या करेंगे, बुलबुल के परों पे बैठेंगे और 1 घंटा में पूरे भारत का भ्रमण कर देंगे। तो इनका मुकाबला कौन करेगा? जो तालाब में से मगरमच्छ को पकड़ के घर ले आते हों, जो नाली की गैस से चाय बना लेते हों, जो बुलबुल के परों पे बैठकर देश का भ्रमण कर लेते हों, उनका मुकाबला हम जैसे गरीब कमजोर लोग कर सकते हैं क्या? देखिए, बड़ी ईमानदारी की मतलब आप बात कह रहे हैं कि आपकी पार्टी गरीब है और कमजोर है? नहीं, हम तो हैं ही गरीब की पार्टी है और गरीबी पार्टी है। इनके सामने हमारी क्या हैसियत है? इनके पास बड़े बड़े हवाई जहाज, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़ा बड़ा चंदा, और उसका पता नहीं चलेगा। माननीय मोदी जी ने कर्तव्य पथ बना दिया। पहली बात तो अमीश जी, मैं इसका समर्थन करता हूं, राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ करना, मैं इसका समर्थन करता हूं। मोदी जी ने अच्छा राजशाही की सारी निशानियां मिट जानी चाहिए। मोदी जी ने अच्छा किया। ये बोलने तो दो जी, बोलने तो। सवाल ही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप असहज हो जाते हैं। मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूं। आपने बोला मैं समर्थन करता हूं, मैंने बोला मतलब मोदी जी ने अच्छा किया। सुनो, ये बूथ कैप्चर माना जाता है। मेरी वोट जबरदस्ती डलवा रहे हो कि मोदी जी के पक्ष में वोट डाल? नहीं, मैंने तो वोट डालने को बोला ही नहीं, मैंने बोला अच्छा किया ना। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए। सरकार के इस निर्णय का मैं समर्थन करता हूं। अच्छा काम कोई भी करे, हमें इतनी छोटी भाई इस बात के लिए कि राजशाही की सारी निशानियां मिटनी चाहिए, लेकिन खाली राजपथ मिटाने से नहीं, राजशाही की सोच भी मिटनी चाहिए, राजशाही का बर्ताव भी मिटना चाहिए। सोच क्या होती है राजशाही की? अरे आप मोदी जी की ड्रेस देख लो, मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखो, आप मोदी जी की चाल ढाल देखो, मोदी जी का भाषण देखो। मतलब आत्मविश्वास जो है वो नहीं होना चाहिए व्यक्ति के मोदी जी नहीं, आत्मविश्वास दूसरी चीज, आत्मविश्वास तो मेरे अंदर भी। बॉडी लैंग्वेज देख रही है तो आजम खान की आत्मविश्वास तो बॉडी लैंग्वेज देख रही है तो एक सेकंड मैं बता, अगर बॉडी लैंग्वेज देख रही है तो आजम खान की भी देखनी चाहिए। कोई वाक्य में विश्लेषण कर रहा हूं। मोदी जी जब भाषण देने खड़े होते हैं, जिस तरह विपक्ष के नेताओं को गरियाते हैं, जिस तरह धमकाते हैं, जिस तरह की भाषा बोलते हैं, आम आदमी को अपमानित करते हैं, और अगर कोई बोल पड़े तो शाम को उसके घर क्या बोला आपने? आम आदमी को अपमानित करते हैं? यस, बार-बार कैसे फैक्ट मैं सिद्ध कर दूं, लेकिन मुझे जितना टोक रहे हो कभी कभी इन्हें भी टोके। इनको टोकते हैं, मुझे एक आध वाक्य तो पूरा करने दो। और अगर कोई उनके विरोध में बोल जाए, कोई उनकी निंदा कर दे, उनके खिलाफ ट्वीट कर दे, शाम को ईडी घर पे पहुंच जाती है, सीबीआई घर पे पहुंच जाती है, इनकम टैक्स पहुंच जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है, मुकदमे दर्ज कर। और सुनो, खाली गुलामी की निशानी इन पथों से नहीं होगा। 124 है जो अंग्रेजों ने बनाई थी, उसी को मोदी जी लागू करते हैं हमको जब हम बोलते हैं, उसी में हमें जेल में डालते हैं। जो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, राजकुमार जी, अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून भी खत्म करो। अपनी बात को विराम दीजिए। आपने बड़ी अच्छी बात बोली। आपने बोला देखिए, जैसे ही कोई उनके खिलाफ बोलता है, कोई ट्वीट करता है, उसके खिलाफ शाम को ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। एक बड़ा आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोली, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं पिछले 8-9 साल से आप नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। आप बोलते हैं आपके घर सीबीआई ईडी पहुंची है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं बताता हूं। हाँ बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, मैं अखिलेश जी क्या पहुंची है? मैं एक बहुत छोटा कार्य करता हूं। अखिलेश जी तो बड़े नेता हैं। मैं बता रहा हूं, वहां पहुंची, बता रहा हूं। हाँ बताइए, बताने तो दो, सवाल हो गया आप। हाँ बताइए बताइए। अखिलेश जी क्या कांग्रेस ने भेज दिया था पहले? मैं गली मोहल्ले गांव स्तर का कार्य करता हूं। मुझे इनके गली तो अखिलेश जी तो राष्ट्रीय स्तर के हैं साहब। जवाब तो सुन लो, जवाब तो दीजिए। सवाल तो आपका हो गया। जी जी। मैं गली मोहल्ले स्तर का हूं, मुझे इनके गली मोहल्ले स्तर के गुंडे धमकाते हैं। अखिलेश जी राष्ट्रीय स्तर के, उनके घर सीबीआई गई थी। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बदलते ही सबसे पहले अखिलेश जी के खिलाफ सीबीआई जांच बैठाई, गोमती रिवर फ्रंट और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच करने के लिए। ठीक है, जवाब इन्होंने कहा ये बहुत ही गरीब, वंचित, साधारण उसके इनकी हैं। पार्टी इनकी पार्टी है। ये बताइए
ये मैं भी हूं। सेफई में जी। इतनी बड़ी वाली एयर स्ट्रिप बनी जिसमें सबसे बड़का वाला जेट जहाज उतर सकता, वहां कौन का जहाज उतरने वाला था? कौन सी बुलबुल उतरने वाली थी भाई गरीब आदमी के, बता दीजिए। तो गजब बात। और इन्होंने कहा राजपथ नाम बदलने से नहीं, वो राजशाही बदलने, बिल्कुल राजशाही बदलने से। जानते क्या राजशाही किसे कहते हैं? 35 लोग ऐसे हैं इनके प्रथम परिवार के जो किसी ना किसी पद पे हैं। जैसा पहले नेताजी अफगानिस्तान भी, का है, नेताजी जैसा के इनके एक परिवार भाई, का नहीं है, नेताजी के दूसरे भाई, अफगानिस्तान से नेताजी आया का है। बेटा, भतीजा, BCI का सचिव है बहू। जैसा, अरे इसे वो कहते इनके हैं परिवार का राजशाही। नहीं है। कि जब से पार्टी बनी है तब नए से नोएडा परिवार के के अलावा विधायक किसी के जो हाथ पंकज में सिंह, वो भी सत्ता हो इनके तो परिवार के नहीं बताइए। है। परिवार के अलावा किसी के हाथ में सत्ता हो तो इनके बताइए। परिवार के और 150 एक और आदमी सत्ता में बताइए, हैं। गरीब और अपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर, और गरीब और वंचित का जानते हैं क्या होता है? नहीं, कौन से आप यादव परिवार की बात कर रहे हैं? नहीं, वो समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो ना। संघ परिवार अम्मा जी तो साहब, एक परिवार और तो बात है, कहना गांधी चाहता हूं। परिवार भी है, एक यादव और परिवार। संघ अरे- परिवार भी है, संघ अरे परिवार उत्तर से बादल दक्षिण परिवार भी तक- है। जिनका अरे परिवार परिवारों नहीं की है, उनको भरमार परिवार है। से चुभन तो होगी। उत्तर से दक्षिण क्या बोला तक। आपने? जिनका परिवार नहीं है, जो अपनी माता को सिर्फ फोटो के लिए मिलते हैं, उनको परिवार वालों से चुभन तो होगी। ठीक है, सुधांशु का जवाब। हाँ, बहुत। देखिए, वो हैं जिनके लिए पूरा राष्ट्र परिवार होता है। हाँ, जो अपने पूरे परिवार समाज को को- परिवार जो मानते अपने हैं, परिवार को वो छोड़ अपने दिया, लिए वो होते इस राष्ट्र को भी हैं। और छोड़ इसीलिए देगा। जो राष्ट्र को परिवार मानते हैं उसमें पूरा राष्ट्र बढ़ता है, जो अपना परिवार मानते हैं उनका सिर्फ परिवार बढ़ता है। उत्तर से दक्षिण तक सबको देख लीजिए, चाहे पंजाब देखिए तो हरियाणा में भी एक परिवार है, तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में दो जिसके तीन साथ आप परिवार सरकार में है, हैं। बिहार में गरीब गुरबा की भी सरकार है, वो अमीश भी जी, एक थोड़ी परिवार माइक है। इधर भी ले तो आप आइए। देखिए, अब तो बुआ भतीजा आ गए हैं, बंगाल में भी, आंध्र में भी परिवार है, सुनिए, और तेलंगाना में भी अमीश जी, परिवार जरा है, माइक ले आइए महाराष्ट्र इधर। में भी परिवार है। परिवार की जो गंगोत्री है उसी को सारे के सारे परिवार दिखाई पड़ते हैं। अमीश जी, जी, एक जी, मौका जी, मुझे जी, दीजिए जी, जी। बोलने का। बिल्कुल सही कहा, महाराष्ट्र में परिवार है, इनके जो मुख्यमंत्री वहां बिठा दिए गए हैं, वो और उनके बेटे दोनों राजनीति में, एक एमपी है, एक चीफ मिनिस्टर है। आंध्र में भी आप ही के साथ सरकार है और वो तो आजीवन ही अध्यक्ष बन चुके हैं, वहां भी परिवारवाद है। और हरियाणा में जिसके साथ आपकी सरकार है, चौटाला परिवार, वो भी परिवार है। तो आपकी तो उससे पार्टी पहले- परिवार है। तो बिल्कुल, हमारे तो पार्टी का एक ही कार्यकर्ता हमारा परिवार है, पर इनके तो नहीं, मैडम, सत्ताधारी लोग कार्यकर्ता परिवार की है। बात नहीं हो और रही। इन्होंने आप उस परिवार से साथ कार्यकर्ता और परिवार को कंफ्यूज कर रही है। परिवार क्या होता है? रॉबर्ट, जब रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, पंडित नेहरू, संजय गांधी जी, मैं कांग्रेस परिवार का एक अभिन्न अंग हूं और हर कार्यकर्ता, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर कांग्रेस जी। कार्यकर्ता कांग्रेस परिवार का एक अभिन्न अंग है। जी, इसी जी, तरह जी। नहीं कि सत्ता के ठीक है, लिए परिवारों पर सुधांशु जवाब, आइए। सुधांशु एक जवाब, वाक्य। सुधांशु जवाब। परिवार में फिर इतनी सवाल ले आओ। मार है। उन्होंने कहा कि सुनिए, महाराष्ट्र परिवार आपकी में सरकार है, हरियाणा में भी कांग्रेस, आपकी इन्होंने सरकार कहा ये है। कांग्रेस के परिवार का अंग है। Confuse हो कांग्रेस गए के आज आप परिवार सब। में इतनी मारामार है कि 3.5 साल से तय नहीं हो पा रहा है कि माता जी अध्यक्ष रहेंगी, कि बेटा जी अध्यक्ष रहेंगी, कि बहन जी अध्यक्ष रहेंगी। वह में मारामार है। अच्छा, आपस एक में। सवाल। तो वही इनके यहाँ है, चचा भतीजा मारामार है। जी। आप क्यों ऐसे सवाल पूछते हैं भाई जिससे लोग को चिढ़ मच जाए? परिवारवाद मोदी जी के खिलाफ लड़ कौन रहा है? एक भी पार्टी का नाम बताइए। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, सपा, एनसीपी, जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक भी पार्टी का नाम बताइए। सब तो परिवार ही है। जो अमीश भाई ने भी बोला कि कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन बार बार सिर्फ गांधी जी के 3 लोगों में से, उसी परिवार में से ही अध्यक्ष बनता है, उसी परिवार में से लोग चुन के आते हैं। तो क्या बाकी हमारे कांग्रेस के इतने बड़े परिवार में और कोई समझदार आदमी, कोई अच्छा आदमी, कोई बढ़िया आदमी, समझदार आदमी, ऐसा आप क्या क्या बोल रहे हैं? मतलब मैं जवाब दे देती हूँ। नहीं, कोई ऐसा आदमी नहीं है कि अध्यक्ष पद या बाकी उसको संभालता है। बढ़िया आदमी, कोई समझदार आदमी अध्यक्ष बन सकता है? राधिका जी, उनसे बेहतर तो आप ही हैं। क्या कह रहे हैं आपने? उनसे बेहतर तो आप ही हैं। ऐसी आपकी सोच, ऐसी आपकी आपके लिए ताली बज रही है, आप कैसे मना करिएगा? वो कह रही है उनसे बेहतर तो आप है, पब्लिक की ताली बजा रही है। देखिए, मैं इस बात इतनी ताली राहुल जी के लिए भी नहीं बज रही। ऐसी बात नहीं है। जो भीड़ उमड़ रही है, चाहे दिल्ली की रामलीला मैदान में थी, या गुजरात की रैली में थी, या आज जो हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसमें जो भीड़ है, उसमें पता चल रहा है कि जनता राहुल जी के साथ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप लेकिन बार-बार जनता सवाल राहुल जी के करते साथ हैं, है, वोट नहीं मिल पा मैं रहे हैं। जवाब चुनाव नहीं जीत पा रहे। भाई साहब 75 इयर्स में इनकी सरकार कितनी थी और हमारी कितनी थी, ये भी बताइए। लेकिन बहुत जरूरी बात बताती हूँ, ये बार बार सवाल उठता है कि क्यों बार बार गांधी परिवार से ही अध्यक्ष बनता है। एक बात बताइए, राजीव गांधी जी के बाद आज तक गांधी परिवार का कौन देश का प्रधानमंत्री बना? हम चाहते तो सोनिया ये देश ने मैंडेट सोनिया गांधी जी को दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। 2004 में जब सरकार बनी थी तो कांग्रेस पार्टी को 145 सीटें आई थी। 145 सीट को अगर मैंडेट आप मानते हैं तो ठीक है, ऐसी मुगालते में रहिए। फिर से 145 कभी आ गई तो मैंडेट मान लीजिएगा।
दूसरी बात राधिका जी ने कहा कि चेंज लाते हैं, पार्टी में हम चेंज लाते हैं तो बहुत सारा चीज बदलता है, लोग छोड़ के भाग जाते हैं। अब भैया ये कैसा चेंज है, ये कैसा चेंज है? 2004 में राहुल गांधी आ गए थे, 18 साल से चेंजे आ रहा है, कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है। चेंज में तो लोग बढ़ते हैं, यहाँ कांग्रेस छोटी होती जा रही है। सोनिया जी ने अभूतपूर्व त्याग किया, प्रधानमंत्री नहीं बनी, पर आपने कभी सुना है कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री ना बना हो, कैबिनेट मंत्री का रैंक ले लिया हो? ऐसा विचित्र त्याग आपने कभी सुना है? और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत इस्तीफा भी देना पड़ गया हो। और राहुल गांधी अगर बनना चाहते उस समय मंत्री, अच्छा मनमोहन सिंह जी कैसे बने थे ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मनमोहन सिंह जी ने खुद प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक के विमोचन के समय सोनिया जी की उपस्थिति में बोला कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया, मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे कहीं ज्यादा योग्य हैं, आप सबसे ज्यादा योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझसे कहा है बनने के लिए। अब देखिए कांग्रेस के अंदर का चरित्र उन्हीं की जबानी। और इतना ही नहीं, अगर आप ये भी देखें तो उन्हीं के मीडिया एडवाइजर रहे व्यक्ति ने एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री लिखा, तो उनके साथ क्या कुछ हुआ, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बनाया। वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा जारी। बलात्कारियों के संस्कार दिखाएंगे आपके एमएलए, शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म तो उसको आनी चाहिए जिस समय कश्मीर में कहा गया था हिंदुओं छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। 30 दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केशकांति एडवांस। जबलपुर में बिशप के यहां छापे पर सीएम शिवराज ने एओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ की बैठक। छापे की कार्रवाई में मिली जानकारी पर लिया फीडबैक, धर्मांतरण मामले की जांच के दिए निर्देश। विधायक रामेश्वर शर्मा ने बिशप मामले में की एसआईटी गठन की मांग, धर्मांतरण एंगल से जांच की मांग करते हुए एसआईटी गठन की मांग की। बोले धर्म का धंधा करने वालों पर बुलडोजरी कार्रवाई जरूरी। कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल न होने पर बीजेपी से सवाल पर पलटवार किया। बोले बीजेपी के पेट में क्यों हो रहा है दर्द, चुनाव में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की कही बात। जबलपुर में यूरिया गायब होने के मामले पर कमलनाथ का ट्वीट, कभी नर्मदा किनारे से लाखों पौधे गायब, कहीं रात के अंधेरे में नदियों से रेत गायब, अब यूरिया रास्ते से गायब। एमपी में पोषण आहार के बाद यूरिया घोटाला भी शिवराज सरकार के लिए बना सिरदर्द। जबलपुर संभाग में किसानों को बांटने के लिए आया 1019 टन यूरिया, गायब हुआ सरकार सख्त। भिंड में किसानों को नहीं मिल रही समय पर खाद, 10 दिनों से लगा रहे सोसाइटियों के चक्कर, अधिकारियों का दावा जिले में नहीं खाद की किल्लत। एमपी में निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, 46 नगरीय निकाय चुनाव को तैयारियां तेज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने की बैठक। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर, विदेशी कोयले से एमपी का किनारा, विदेशी कोयले की खरीद से बिजली बिल में हो सकता था इजाफा। गुना पहुंचे पंचायत मंत्री महेंद्र सिसोदिया का बयान, प्रशासन 1000 बीघा में फार्म हाउस बनाकर बैठे माफिया को पकड़े, गरीबों पर क्यों करते हैं कार्रवाई। सीहोर में एरोनॉटिकल फील्ड में हादसा, नट बोल्ट बनाने वाली कंपनी में काम करने के दौरान 22 साल के मजदूर की गई जान, परिजनों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। खरगोन में पेंशनर्स एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, 5 सूत्री मांगों को लेकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। खरगोन में लंपी वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट, जिले में पशुओं के परिवहन और पशु हाट बाजार पर रोक, कलेक्टर का आदेश, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। राजधानी भोपाल में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन को लेकर महामंथन, सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 12 सितंबर से शुरू होगी बैठक, सेंट्रल एजेंसियों के 6000 अफसर होंगे शामिल। रीवा में आबकारी विभाग ने नष्ट की, जब्त की गई अवैध शराब, 5 अलग अलग थाना क्षेत्र में की गई थी जब्ती, कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मी ने बचाई बुजुर्ग महिला की जान, ट्रेन के आगे से पटरी पार करने की कर रही थी कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा वाकया। ग्वालियर में एक चैन स्नैचिंग मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, आरोपी को किया गिरफ्तार, 5 सितंबर को महिला टीचर की छीनी थी चेन। श्योपुर में विजयपुर नगर में लगातार हो रही चोरी का विरोध, नाराज महिलाओं ने एसडीओपी कार्यालय में किया हंगामा, महिलाओं ने एसडीओपी को भेंट की चूड़ियां। मुरैना पुलिस बरामद किए चोरी हुए 220 मोबाइल फोन, 55 लाख रुपए के मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए, अलग अलग थाना क्षेत्रों से हुई थी चोरी।
भोपाल में बाल आयोग की टीम ने किया ABM स्कूल का निरीक्षण। बच्चे की पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल। सुरक्षा में मिली खामियां, बिल्डिंग पर भी सवाल। उज्जैन पहुंचे MP के मंत्री अरविंद भदौरिया और हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। बाबा महाकाल के किए दर्शन, महंत से लिया आशीर्वाद। सतना में मजाक में गई मजदूर की जान। फ्लोर मिल में साथी ने कंप्रेशन मशीन से उसके गुप्तांग में भरी हवा, पेट में हवा भरने से गई जान। आरोपी गिरफ्तार। मंदसौर के बोलिया गांव में नदी में डूबे 3 किशोर, एक की गई जान। 2 लड़कों को स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया। नदी में नहाने गए थे तीनों लड़के। जबलपुर में एक बार फिर डकैतों ने दी दस्तक। ग्वालियर के भवरपुरा के जंगल में डाकुओं की मौजूदगी की खबर। डाडा खिरक गांव में आधी रात में की फायरिंग। ग्वालियर के लाल का कमाल, डबरा की सौरभ गुर्जर ने किया नाम रोशन। ब्रह्मास्त्र। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। गली से मेरा एक सवाल है, अपनी बात करें। 60 साल में कश्मीर को जोड़ नहीं पाए, आज भारत जोड़ो कैसे करेंगे? कश्मीर को जोड़ नहीं पाए, भारत जोड़ो कैसे करेंगे? एक और बात ले लेते हैं। जी 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 जी। हमारा सवाल राधिका खेड़ा जी से है। सारे सवाल मेरे लिए होते हैं। हाँ, जब उम्मीद भी हमसे ही है, इसीलिए हाँ कि जवाब मिलेगा। जब किंग्स जॉर्ज पंचम का वहाँ स्टैचू लगता है, तो क्या हमारे देश के कोई भी ऐसे होनहार नहीं थे जो उनके जगह पे स्टैचू मतलब तैयार किया जाए, वहाँ पे स्थापित किया जाए? किंग जॉर्ज परचम का स्टैचू वहां लगा हुआ था, उसको हटाकर नेताजी का आप भी लगा सकते थे, आपने तो नहीं लगाया। नरेंद्र मोदी को ही करना पड़ा, क्यों? और जब राजपथ का नाम भी हो रहा है तो आपके सांसद प्रमोद तिवारी कह रहे हैं नाम क्यों बदल रहे हैं? ये ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है। मुगलों की निशानी, गुलामी की निशानी, अंग्रेजों की निशानी ऐतिहासिक है कांग्रेस पार्टी के लिए। अब 2 सवाल थे यहाँ पे, कश्मीर को लेकर और एक ये मूर्ति को लेकर। कश्मीर का सवाल आपने अच्छा हुआ पूछा। इन्होंने धारा हटा दी, लेकिन आज भी 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं। कश्मीरी पंडित स्ट्राइक पे बैठे हैं, अपनी जान की सुरक्षा की भीख मांग रहे हैं, लेकिन ये चुप बैठे हैं। इन्होंने वादा किया था ना, जब धारा हटेगी तो कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे। कितने वापस गए? जो वहां रहते हैं उनकी भी सुरक्षा नहीं कर पाए। आज भी टीचर मारे जाते हैं, कश्मीरी पंडित हर रोज मारे जा रहे हैं, और वो बैठे हैं। उनको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया जब उन्होंने कहा कि हम खुद छोड़ के जा रहे हैं, आप हमारी मदद नहीं कर रहे, तो वहां पे कैंप के अंदर बंद कर दिया। ये तो हालात कश्मीर के हो गए, ऐसे हालात हमारे टाइम नहीं थे। और जब कश्मीरी पंडित भगाए भी गए थे तब भी इन्हीं की मिलीजुली सरकार थी। अब बात आती है कि वहां से मूर्ति क्यों नहीं हटाई गई। 1960s में वो मूर्ति हटा दी गई थी, और वहां पे जो गांधी जी की प्रतिमा है, जो आज पार्लियामेंट के बाहर है बैठी हुई, वो लगने का प्रपोजल था। कई सरकारें आई, कई सरकारों ने चर्चा करी, हिस्टोरियन से चर्चा करी, तो बार बार ये निष्पक्ष आता था, जो मैंने भी किताबों में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, कि उसको अभी खाली छोड़ दिया जाए। कई सरकारों ने कोशिश करी, फिर जो वो प्रतिमा वहां के लिए बनी थी गांधी जी की, जिसमें गांधी जी बैठे हुए हैं, उसको पार्लियामेंट के बाहर रख दिया गया। बहुत अच्छा, मैं कहती हूं बहुत ही अच्छा कदम है कि इन्होंने आखिरकार माना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उस वक्त उनका विरोध किया, लेकिन आज तो उनकी फोटो लगाई। सच में देश बदल रहा है। ठीक है सुधांशु, जवाब देखिए। जो नाम बदलने की बात है वो बता रहा हूं 1968 में हुआ, और 68 तक क्यों हुआ ये भी आपको फैक्ट बता दूं। उस समय तो इनको ही पता होगा, समाजवादी आंदोलन और जनसंघ, कांग्रेस पहली बार सत्ता से बाहर हुई थी अनेक राज्यों में। 67 में जनसंघ के 37 MP जीत के आए थे, और सोशलिस्ट पार्टी मिलकर ऐसा लगा था कि अब मामला खड़बड़ा गया, उसके बाद बदलने की बात आई थी। और भी आपको बात बता दूं, ये आपने लोहिया अस्पताल सुना है? लोहिया अस्पताल का नाम कब बदला गया? पहले नाम था वेलिंगडन हॉस्पिटल, और कब चेंज हुआ? 1977 में, यानी 77 तक लॉर्ड वेलिंगडन के नाम पे रहेगा। इरविन हॉस्पिटल का नाम जयप्रकाश नारायण अस्पताल कब हुआ? 77 में, जब मोरारजी की सरकार आई। मगर नाम बदलने में कुछ नहीं रखा है, पर कनॉट प्लेस में राजीव चौक है, फिर इंदिरा चौक है, फिर ये चौक है, उसमें बदलने में सारी की बातें ठीक है। मगर नेता, और ये देखिए, ये हमसे सीनियर हैं, इन्हें निश्चित रूप से पता होगा, जब 77 में मोरारजी की सरकार आई तो क्या हुआ कि बहुत बार सरकारें जमीन में ताम्रपत्र गड़वाती हैं ताकि कभी सभ्यता समाप्त हो जाए, और कभी सैकड़ों साल के बाद कोई दूसरी सभ्यता आए तो निकाले। ताम्रपत्र जब निकलवाए गए तो उसमें गांधी से ज्यादा नेहरू की प्रशंसा थी, नेहरू से ज्यादा इंदिरा जी की प्रशंसा थी, और सुभाष चंद्र बोस जी का उल्लेख सिर्फ एक लाइन में था। सवाल ये रहा क्या नेशन फर्स्ट वर्सेस सत्ता फर्स्ट बात चल रही है, लेकिन हमको अभी नहीं लगा कि आप लोग नेशन फर्स्ट वर्सेस सत्ता फर्स्ट बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग कहां से इतिहास तो अच्छे खासे पढ़ के आप लोग आ चुके हैं, और इतिहास के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें और अच्छी बातें फैक्ट आप लोग बता रहे हैं, सही है, लेकिन वर्तमान में ध्यान दिया जाए कि देश में क्या हो रहा है।
देश में भी क्या चल रहा है। सवाल ये है बीजेपी से, अगर सवाल ये रहेगा कि आप हमें ये बताइए कि आप एक जगह पे आप मानते हैं कि बीजेपी के आने से राम राज्य आ गया है, तो राम राज्य है क्या? हम ये नहीं कहते कि राम राज्य आ गया है, सब कुछ बेहतर हो गया। अब हमने परिवर्तन की शुरुआत की है, इसीलिए अमृत काल शुरू हुआ है। अगर हम अब बता रहे हैं इतना बड़ा परिवर्तन है, इन्होंने कहा परिवर्तन क्या है, मैं बताना चाहता हूं अपने युवक को। यह बताइए, जिस समय हमारी सरकार नहीं थी 2014 से पहले, याद करिए, दिल्ली में धमाके होते थे, बंबई, जयपुर, नागपुर, गुवाहाटी, लखनऊ, बनारस, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, रेलवे प्लेटफॉर्म पे लिखा रहता छूना नहीं, बम विस्फोट हो जाएगा। उसके बाद अफजल हालात का मारा था, उसके बाद याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग थी, उसके बाद हाफिज साहब था, ओसामा जी था, जाकिर शांति का मसीहा था, इशरत जहां बेटी थी। अब ऐसा कुछ दिखता है? ये शुरुआत है बदलाव की। कम से कम सबसे पहले सुरक्षा का आभास तो होना चाहिए। अब ना ऐसे पोस्टर दिखते हैं, ना ऐसे धमाके। अब दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक उसको हम सीमित करने में सफल हुए हैं और आने वाले समय में हम उस पर भी प्रभावी नियंत्रण लाने में सफल होंगे। और एक मिनट, पूरी बात। और अभी एक हफ्ता पहले हम ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। और एक हफ्ता पहले विमान वाहक युद्धपोत को स्वदेशी रूप में निर्मित कर उसका जलावतरण करने की क्षमता हासिल की। जी, जो उन्होंने सवाल पूछा सुधांशु जी, बड़ी चालाकी के साथ घुमा गए उसे। उन्होंने कहा कि आप दावा करते हो कि रामराज आ गया, इन्होंने कहा कि नहीं, अभी आया नहीं है, अभी आया नहीं है। मोदी जी ने रामराज आने की तारीख अगस्त 2022 तय कर रखी थी। अगस्त 2022 तक सारी समस्या राम राज्य का सबसे पहले बात किसने की थी? भारत मैं आपके बीच में नहीं बोला, बिल्कुल। सबको घर मिल जाएंगे, ये विजन नहीं है, सबको पक्के घर मिल जाएंगे, स्मार्ट शहर बन जाएंगे, किसान की आय दुगनी हो जाएगी, सबको रोजगार मिल जाएगा, पेट्रोल 35 रुपए लीटर हो जाएगा, रुपए की कीमत डॉलर के बराबर हो जाएगी। अब इन्होंने तारीख बढ़ा दी, अब दे रहे हैं 1947 की तारीख, सॉरी 2047 की। अब 2022 से बढ़ा के 2047 पे चले गए। इन्हें वोट देते रहो, तारीख आगे बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, देश को कंगाल करते जाएंगे। वैसे मैं एक लाइन बताऊं, एक मामले में तो राम राज्य आ गया। एक बात इन्होंने और कही थी, एक बात और कही थी कि हमारे लिए तो देश ही परिवार है। वो गांव में एक कहावत है कि बहू घर तेरा, कोठी कुठला के हाथ मत लगाना। वैसे एक मामले में तो राम राज्य आ गया। उनकी पार्टी कहती थी, बाकायदा बतौर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। इनके मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करवाएंगे। अब दोनों करने लगे हम राम मंदिर के साथ हैं। उसका कारण जानते हैं? मुलायम सिंह यादव ने कहा था, मुलायम सिंह यादव ने कहा था, पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था। एक मिनट, जी। जब 1993 का यूपी का चुनाव हुआ, ढांचा गिरने के बाद का, तो हम सबसे बड़े दल थे, मगर सपा बसपा कांग्रेस आई, तीनों मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी। तब एक नारा चला था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था कि ये केवल एकता की शक्ति में थोड़ी कमी है, जिस दिन एकता दिखेगी उस दिन क्या मुलायम क्या काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आप देखिए, बोलने को सब तैयार हैं। शुरुआत है, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी। अब इधर एक सवाल है तो मैं आपसे लूंगा, आप आपका पॉइंट क्या है? सर, जैसे देख सकते हैं 2024 में यूपी बहुत बड़ा मैदान रहेगा, लेकिन अखिलेश जी को ट्विटर से फुर्सत नहीं मिलती है, मायावती जी घर से बाहर नहीं निकलती, तो उन्हें बीजेपी को चुनौती कौन देगा? जी। ओके, जवाब बोलेंगे बीजेपी को चुनौती कैसे देंगे? आपने तो हर नुस्खा अपना लिया, सपा बसपा भी मिल गए, कांग्रेस का साथ भी मिल गए, लेकिन मोदी और योगी है कि हारते ही नहीं। बिटिया का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें हमारी और हमारी पार्टी की इतनी चिंता है जी। लेकिन अब थोड़ा सा अपडेट रहो। अभी आप जानकारी करोगी तो अखिलेश यादव रोजाना घर से निकल रहे हैं, रोजाना किसी न किसी जिले के दौरे पे हैं, रोजाना जा रहे हैं, और हम 24 में इन्हें हरा देंगे, चिंता मत करो जी। अजय आलोक, राहुल जी भी सड़क पर आ गए हैं और अखिलेश जी भी सड़क पर घूम रहे हैं। सुनिए, अरे भैया, ना अपना गढ़ बचा यानी आजमगढ़, ना आजम का गढ़ बचा। अब भैया हरा देंगे, बाप ने मारी मेट की बिटवा तीरंदाज। 543 सीटें हारे थे आप 1984 में, 543। जब आप सरकार बना सकते हो आपको, तो हमें क्यों नहीं बना सकते? 1984 का ये घमंड नहीं पालना चाहिए। घमंड नहीं, मैं यथार्थ आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन घमंड तो रावण का भी नहीं, मैं यथार्थ बोलता हूं। रावण का भी टूटा, दुर्योधन का भी टूटा, आप सब लोग, और मोदी का भी टूटा। एक मिनट में पूरी बात कर दूं। आप लोग सब लोग जाके 1984 का चुनाव परिणाम का जरा डाटा चेक करिएगा। हम 2 सीटों पे 543 सीट हारे थे। बात तो सुनिए भाई, आपने रिपीट किया, मैं बोल रहा हूं। हम 2 सीटें पाए थे, मगर हम वोट परसेंट के हिसाब से कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी थे।
हमारा 9.5% वोट था ना, जो आपकी पार्टी का था ना किसी और का था, जाके चेक कर लीजिए। उसी आधार पे हम 19.5% वोट के साथ अगली बार 120 की छलांग मारे, 86 की छलांग मारे थे, फिर उसके बाद 120 की छलांग मारे थे। ठीक है, सवाल नंबर 2 की पार्टी वोट शेयर में से फिर मैं अजय लोग की बात 9% वोट में देखो सुधांशु जी उछल-उछल के बता रहे हैं। भैया आपका 2 भी नहीं हमारा था। 37% है यूपी में, 37% नहीं था उस जमाने में। 9% का कितना उछल रहे हैं? हम नंबर 2 हम की पार्टी 37% वाले ये भी नंबर 2 है यूपी में। हमारी 125 सीट है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड 125। लेकिन अरे अब मैंने सड़क उस की जमाने जो में जो बात सवाल था, जो जब सवाल आप था 2% 20 सेकंड में नहीं इसका थे। जवाब वो कह रही है कि देखिए सब सड़क पर है, राहुल जी को बीजेपी सड़क पर ले आई है, मतलब आप उनको भी यात्रा निकालनी पड़ रही है, अखिलेश जी भी घूम रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को 5 महीने देश में रहने के लिए? 150 दिन 3600 किलोमीटर की पद यात्रा, 150 दिन 3600 किलोमीटर की पद यात्रा आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं करी है। उस वजह से इधर से कोई फुदकेगा, बोलने दीजिए, इधर से कोई फुदकेगा, उधर से कोई फुदकेगा, बिल्कुल। और जिस तरीके से मोदी ने मजबूर कर दिया। अरे मोदी जी क्या मजबूर करेंगे? मोदी जी इस समय देश को मजबूर कर दिया है, क्योंकि पैदा होने से लेकर मरने तक, कफन तक पे इन्होंने टैक्स लगा दिया है। मजबूर तो देश का इंसान हो गया है। मैं एक दोहा कहूंगा जी, और अच्छा दोहा कहूंगा, मुझे लगता है कि लोग समझ जाएंगे। घाटे घाटे सब घूमत था, पानी पूछत न कोई। घाटे घाटे सब घूमत था, पानी पूछत न कोई। लक्षण ऐसे प्रकट हैं, आपस में सटत न कोई। जी अब मैं आता हूं, ये एक अच्छा पॉइंट है, एक सेकंड। लेकिन एक ये जो विपक्षी एकता है, हम सब लोग साथ में आएंगे, जो मैंने शुरू में लाइन बोली थी कि सब अपना अपना चूल्हा जला रहे हैं, लेकिन हम रोटी साथ खाएंगे, नरेंद्र मोदी को हराएंगे। विपक्ष का एक ही नारा है, इस पर किसी का सवाल है, कोई पॉइंट है तो रखे। मायावती अपना कर रही है और उधर ममता बनर्जी अपना कर रही हैं और इधर केजरीवाल जी अपना कर रहे हैं। ऐसे इकट्ठा आप कैसे करेंगे जबकि हमारा घर इकट्ठा नहीं है? आपने 1 मिनट पहले कहा है कि जब कोई भी डूबता है तो अपने जो पुराने वाले वो पहले भागते हैं, लेकिन मैं आज ये कहूँगा गुलाम नबी आज़ाद ने या मिस्टर सिब्बल ने 50 साल इसको दिए जब आप और हम शायद नहीं थे। कपिल सिब्बल जी ने 50 साल नहीं दिए। अगर इकट्ठे हो गए तो आप वोट दे देंगे? हो गए अगर इकट्ठे, अगर वो कह रहे हैं आप इकट्ठे हो गए तो आप वोट दे देंगे। सबको दुआएं करेंगे जी, आप हो तो सही, दे देंगे आप, पक्का देंगे। चिंता मत करो, आप एक हो जाएंगे। आज भाई ये पब्लिक वोट करे, अगर ये सब इकट्ठे हो गए मोदी को हराने के लिए तो वोट करेंगे? जी ओके जी नहीं, आप वो कह रहे वोट, उन्होंने सवाल पूछा वहां से कि आप वोट करेंगे। इससे पहले आपको बताना पड़ेगा आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। ओके अब बोलिए, अब देखिए राजकुमार भाटी बताइए प्रधानमंत्री कौन होगा? इकट्ठा आने को तैयार है, बोलिए प्रधानमंत्री कौन होगा? पब्लिक बोल रही है, बोलिए। इसके लिए आपको भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा प्रधानमंत्री घोषित करने के लिए। भारत का संविधान प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करता, भारत का संविधान 545 MP का चुनाव करता है। सर ऐसे नहीं, संविधान हमारा पहले MP का चुनाव करता है, फिर MP तय करते हैं प्रधानमंत्री कौन होगा। अगर आपकी बात पे चलेंगे तो हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। यूपी में मुख्यमंत्री में यही नियम भाई, मुख्यमंत्री में नो तब तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे, काहे बोलते थे? अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे, काहे बोलते थे? किसी ने नहीं कहा। तो कौन और हो सकता? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ये कहा। अरे एक सेकंड, ये देखिए कितना दिलचस्प है, ये दिलचस्प इतना है। इन्होंने बोला कि देखिए ये भारत के संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा हुआ, सही कह रहे राजकुमार भाटी, आपकी बात जायज है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब यूपी के चुनाव में उतरे तो बोला अखिलेश जी सीएम बनेंगे, जब आरजेडी बिहार के चुनाव में उतरी तो बोला तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। कांग्रेस से आज कल परसों 10 साल पहले पूछ लो, 5 साल आगे पूछ लो तो बोलेंगे राहुल जी पीएम बनेंगे। एक पॉइंट यह है कि आप सब एक कैसे होंगे? अगर ममता बनर्जी के साथ आप आएंगे तो अधीर बाबू कहते हैं कि ममता बनर्जी से गड़बड़ कोई व्यक्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल के साथ आप आएंगे, अरविंद केजरीवाल ने आपकी पार्टी को दिल्ली के अंदर निस्तेनाबूद कर दिया, पंजाब में आपकी लुटिया डुबो दी। बताइए। सबसे पहली बात तो ये जो आप कह रहे हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हाँ अब पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन मैं फिर बता रही हूं, पार्टी चाहती है, जनता भी तो चाहे ना, तो वोट देगी जनता। अगर कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आएगी और 2 बार इससे पहले भी आई और उससे कई बार पहले आई, तो उसका मतलब देश की जनता यही रुकिए। मैं अभी आपकी राजकुमार भाटी जी से पूछता हूं कि वो राहुल जी को समर्थन देंगे। भाटी जी, राहुल जी अगर पीएम कैंडिडेट है जैसा कांग्रेस कह रही है तो सपा का समर्थन रहेगा? 2024 में एक मोर्चा बनेगा मजबूत विपक्ष का, नेता मिलकर जिसे भी तय करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राहुल जी को, अगर राहुल गांधी का नाम तय होगा तो हमें राहुल गांधी पे भी आपत्ति नहीं है,
नीतीश पर अभी कुमार जी तय नहीं हुआ। नीतीश कुमार पे भी जी जी अभी तय नहीं है राम। क्योंकि आपने मेरे को बात कंप्लीट नहीं करने दी। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन जब सारा विपक्ष इकट्ठा आएगा, और मैं मानती हूं कि अरविंद केजरीवाल उसमें नहीं है, क्योंकि जब सारा विपक्ष इकट्ठा होके भाजपा के खिलाफ देश के प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख रहा था और बता रहा था कि किस तरीके से ये लोग ईडी सीबीआई को दो हाथ की तरह इस्तेमाल करते हैं विपक्षियों के खिलाफ, तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के मुंह में दही जम गई थी और वो घर बैठे हुए थे। तो मतलब आप कह रही हैं कि अगर ये सब लोग डिसाइड करेंगे कि राहुल पीएम नहीं बनेंगे तो आप मान जाएंगे? सारी सेक्युलर पार्टी, सारी सेक्युलर पार्टी मिलके जो देश की एकता, अखंडता और देश को आगे ले जाने का काम करेंगी, वो मिलके तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री। तो मोदी हार जाएंगे। देखिए इसमें दो बात है। पहली बात, आ गया वर्ड सेकुलर, सारी सेकुलर पार्टी। अब न विकास की बात करनी है, न रोजगार की बात करनी है, न अर्थव्यवस्था की बात करनी, सेकुलर की बात करनी है। और एक बात बहुत साफ हो गई, मोदी जी से लड़ पाए ना पाए, आपस में जम के लड़ लेंगे। एक कहावत है कि मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर ना तो घर में भतेरे। जी 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 पब्लिक का पॉइंट, पब्लिक आज पॉइंट दे रही है। मैं सर आता हूं आपके, इस तरफ भी मुझे जाना पड़ेगा। जैसा कि प्रियंका गांधी ये नारा देती है कि बेटी हूं लड़ सकती हूँ, हाथरस में वो जाते हैं, झारखंड कब जाएंगे? झारखंड कब जाएंगे? अंकिता आप ही के शासन के अंदर अंकिता वहां पर, अंकिता जो थी वो वहां पर जल के मर गई जी। और दुख की बात यह है, मैं बड़ी वेदना के साथ ये बात कह रहा हूं, मुख्यमंत्री का बेटा ये कहता है, और आई एम सॉरी मैं इस शब्द को यूज कर रहा हूं, मुख्यमंत्री का भाई ये बात कहता है, मुख्यमंत्री का भाई कहता है कि हम तो दिल्ली आते जाते रहते हैं जी, हम अपने अंडरगारमेंट खरीदने के लिए भी दिल्ली आते हैं। अंकिता का इलाज के लिए दिल्ली नहीं प्लेन या हेलीकॉप्टर आ सकता था, लेकिन मुख्यमंत्री के भाई के अंडरगारमेंट को खरीदने के लिए आ सकता है। ये शर्म की बात है आपके शासन के लिए। वहां पर बिल्कुल अंकिता का इलाज होना चाहिए था, और जो घटना हुई वो बहुत दुखद है। उसका कोई तो पूछ रहे प्रियंका जी राहुल जी कब जाएंगे? अब अमीश जी आपको बहुत दुख हुआ। उम्मीद करती हूं जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को कह रहे थे बेटियों का सम्मान करो, और वही उनकी सरकार गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, एक 3 साल की बच्ची जो बिल्किस बानो की थी जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बाद उस बच्ची का सर पत्थर पे डाल के मार दिया गया, उन लोगों को इन्होंने छोड़ा। और क्या ध्यान को डाइवर्ट कर रहे, बिल्किस बानो पे चर्चा हुई, बिल्किस बानो पे चर्चा हो चुकी है, अंकिता की बात करनी होगी, अंकिता की बात करनी होगी। कब तक आप कपड़े देखकर इंसाफ करेंगे? कब तक हिंदू कपड़े देखकर इंसाफ करेंगे? क्योंकि मोदी जी कहते हैं मैं कपड़े देख के पहचान लेता हूं, क्योंकि बिल्किस बानो बुर्का पहनती है तो उसके बलात्कारियों को छोड़ दिया जाएगा। ये सरकार है, ये महिला सरकार है। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे होते हुए। बिल्किस के लिए बुर्का डालती है। इन लोगों ने क्या कहा इनके एमएलए ने कि उनका कैरेक्टर, एक मिनट सुनिए, एक मिनट इनके एमएलए ने क्या कहा? बलात्कारियों का संस्कार बहुत अच्छा है। एक मिनट सुनिए। आप अगर आप ही ऐसा बोलेंगी तो आप में बीजेपी में अंतर क्या रह जाएगा? आप बिल्किस बानो का उठा दी केस, आपसे अंकिता का सवाल पूछा गया तो आप भी अंकिता का जवाब। कमाल है आपका, आप कह रही बिल्किस बानो बुर्का डालती है उसके अंदर इंसाफ नहीं होगा उसके अंदर इंसाफ के लिए बुर्का देखना चाहिए ना टीका देखना चाहिए। इंसाफ के लिए बुर्का टीका नहीं देखना चाहिए। नहीं, गुजरात में हो रहा है, एक बच्चे को जला दिया जाता है, नेता के अंडरगारमेंट्स लेने के लिए चार्टर्ड प्लेन जा सकता है, लेकिन उस बच्ची के इलाज के लिए नहीं जा सकता। ये देश के लिए चिंतन की बात नहीं है, ये देश के लिए शर्म की बात है। देश के लिए सबसे बड़े शर्म की बात है कि आप सब बिल्किस के बारे में बोलने से डरते हैं। प्रधानमंत्री इलाज के लिए भी कुछ कहते हैं, उनकी सरकार कुछ कहती है। पिछले 1.5 महीने से हमने भी चर्चा करी है बिल्किस बानो पर, के बारे में नहीं बोलेगा। शर्मनाक हालात है इस देश जब के, बच्चियों के नाम धर्म के नाम पे इंसाफ मिलेगा। मैं कहता हूं अंकिता और बिल्किस के बारे में जो बात हुई वो जो भी है वो दुखद है, परंतु मैं पूछना चाहता हूं, अंकिता के बलात्कारी जेल में है और बिल्किस के बलात्कारी बाहर सड़कों पे है सरकार की दुहाई देकर। मगर बलात्कारी राज नहीं कर रहे। बलात्कारियों के संस्कार दिखाएंगे आपके एमएलए। शर्म आनी चाहिए और आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। आपके एमएलए कहते हैं कि देखिए मुद्दा है मेरा निवेदन। अरे शर्म तो उसको आनी चाहिए जिस समय कश्मीर में कहा गया था हिंदुओं छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, और कोई चू नहीं बोला। और उन लोगों को जिन्होंने गिरजा टिक्कू के साथ सामूहिक बलात्कार करके आरे से काट दिया, उनको लाकर प्रधानमंत्री आवास में बातें की जाती थी, सम्मानित किया जाता था। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को उसके बारे में बात करते हुए, सैद्धांतिक करने की बात करते हैं। और इतना ही नहीं, अरे भाई इतना ही नहीं, मैं यह भी कहना चाहता हूं, आज से ठीक 100 साल पहले मुझे याद आ गया केरल मोपला नरसंहार, जहां पर कि केवल टर्की में खलीफत खत्म हो गई थी, हजारों लोगों को मारा गया, बलात्कार किया गया, सब कुछ किया गया, और उसके बाद कांग्रेस ने उनका समर्थन किया, कहा कि हमें शांत रहना चाहिए इसके ऊपर।
अरे आपका तो 100-125 साल का इतिहास इस प्रकार का है, क्योंकि आप बिहार से आते हैं, जो अंकिता के साथ हुआ और जो मुख्यमंत्री के भाई ने कमेंट किया, क्या आपको लगता नहीं है ये संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है? देखिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जब देश की राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख नेता, सबसे बड़े नेता जब ये कहते हैं कि कांग्रेस तो पहले मुसलमानों की पार्टी है, जब एक प्रधानमंत्री मंच से कह देता है, मंच से कहता है कि देश के सारे संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि इस तरह की बातें आ रही हैं। और यही चीज देश देख रहा है पिछले 8 वर्षों से, और यही बदलाव आया है मेरे दोस्त, कि अब ये बातें सुनने को हम तैयार नहीं है, और इस तरह के शासक को हम झेलने को तैयार नहीं है। एक लाइन में बोलिए इनको, अंकिता को इंसाफ देंगे कि नहीं देंगे? अंकिता के बलात्कारी, अरे अंकिता के बलात्कारी को वोटर प्रोटेक्शन दी जा रही है, वहां पे बिल्कुल इस्लामीकरण शुरू हो चुका है झारखंड में, और ये कोई नई बात नहीं है, और यही काम ये पूरे देश में करना चाहिए। जी वह देखिए, अंकिता के मामले के अंदर उसको जिंदा जला गया। आप जो पहले सवाल पूछ सके वो नहीं, जिन्होंने नहीं पूछा वो अपना हाथ कर, आप पूछ चुके हैं पहले, आपका पॉइंट बोलिए। सर, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि अगर बीजेपी के राज्य में कोई घटना घटती है, जैसा रेप की घटना हो, कोई भी घटना हो, तो कांग्रेस कहती है कि हमारे राज्य में नहीं हुआ है, बीजेपी के राज्य में हुआ। अगर बीजेपी के राज्य में होता है तो कांग्रेस कहती है कि हमारे राज्य में नहीं हुआ। सर, ये हम इस कहाँ पे किस ओर जा रहे हैं? सब मिल के सर क्यों नहीं इस घटना पे साथ मिलकर इससे लड़ सकते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बिल्कुल आखिरी दौर में हूं, जो कुछ हुआ अंकिता के साथ वो बहुत दुखित, बहुत जी। जब तक देश के प्रमुख नेता ये बोलते रहेंगे ना, क्यों हो रहा है मैं बताता हूं, जब तक देश के प्रमुख नेता ये बोलते रहेंगे ना, अरे लड़के हैं, गलती हो जाती है, तब तक होते रहेगा। ओके, राजकुमार वासी, मुलायम सिंह यादव ने जिन लोगों ने 3 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया, जिन लोगों ने 14 लोगों की हत्या की, जिन्होंने 3 साल की लड़की को उठा के पैर पकड़ के पत्थर पे पटक के मार दिया, उन्हें मिठाई खिलाते हो, उन्हें माला पहनाते हो, उनके पैर छूते हो, उन्हें संस्कारी बताते हो, और शर्म नहीं आती केवल एक डायलॉग पे टिप्पणी करते हो? जी अपनी गिरबान में नहीं देखते। और ये अभी जम्मू कश्मीर की, अभी कश्मीर की बात कर रहे थे, कश्मीर में जिस समय सब कुछ हो रहा था, उस समय गृह मंत्री इनके थे, अडवाणी जी। उस समय गृह मंत्री अडवाणी जी थे, जो एक कश्मीर का गृहमंत्री अडवाणी जी थे। हाँ, जनता दल की सरकार नहीं थी 1990 में। 1990 में कहा अडवाणी की सरकार थी, आपकी सरकार थी। 1990 में जनता दल का हिस्सा थे, नहीं थी ना बीजेपी तो बाहर थी, आप सरकार के अंदर थे। आप अडवाणी जी गृह मंत्री नहीं थे, अडवाणी जी गृह मंत्री नहीं थे। फंस गए। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी के लिए, मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है, और शूल भरे कर्तव्य पथ पर जीवन भर अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नरेंद्र मोदी को सब मिलकर एक बार फिर हरा पाएंगे? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगी? ये कई सारे बड़े प्रश्न हैं, लेकिन बीजेपी लेकर आई है कि राहुल गांधी गरीब की बात करते हैं 40,000 की टी शर्ट डालकर, तो कांग्रेस ने पलटवार किया है कि हेमंता बिस्वा शर्मा 2 रुपए का ट्वीट करते हैं। यह लड़ाई अभी और घनघोर होगी, और इस घनघोर लड़ाई का सरोकार करेगा आर पार। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।